मैंने सुना है कि सिंगर्स को बहुत अच्छे पेमेंट्स मिलते हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं आपकी इंडस्ट्री में लोग। आप क्या कहना चाहोगे इस पे? सिंगर्स के प्रति लोगों का ये जो सोचना है ना, ये बहुत बड़ा मिथ है पूरे गाने के मेकिंग में, जिसको लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई फ्री में ही गा दे। ज्योतिका, जैसे आपने रियलिटी शो किया था सारेगामापा, राइट? तो क्या वो स्क्रिप्टेड होता है? इट्स द गेम ऑफ TRP ऑल्सो। तो क्या आप ये 21 लैंग्वेजेस में बात भी कर सकते हैं या सिर्फ गाती हैं? नहीं, बात तो नहीं कर सकते। अगर बात करने लगती तो फिर तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाता मेरा नाम। तो ज्योतिका, क्या ये बात सच है कि आप बिग बॉस करने वाले हो? बस शादी का क्या प्लान है? प्लीज। जहाँ तक मुझे पता है, व्हेन योर फादर एक्सपायर्ड, तब क्या फैमिली में मतलब क्या था सबका कहना? अचानक से पता नहीं, हमारे आसपास के लोग ही आके मम्मी को, पुलकित को ये सब दिमाग देने लगे कि अब लड़की की शादी कर दो। हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट पोस्टकास्ट चैनल एक्स सीरीज़ रियल, जहाँ पे हम बहुत सी रियल बातें करते हैं। और आज जो हमारे साथ हैं बॉलीवुड की द बेस्ट सिंगर ज्योतिका टांगरी, जो इस टाइम इतनी रियल हैं कि वो चलते हुए शो में खा रही हैं। एक्सक्यूज मी। ज्योतिका, हाय, शुरू कर दिया आपने, ऐसे बताया भी नहीं। यस, क्योंकि यहाँ पे सारी बातें बहुत रियल होती हैं। दिख रहा है कुछ? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिख रही हैं आप। और कैसा चल रहा है आपका? बहुत अच्छा चल रहा है। और आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ही के साथ रहती हूँ, आपको तो पता ही होगा। मुझे पता है, हम लोग दोनों की हालत ख़राब हो रखी है इस वक्त, खांसी और वो सब। बिकॉज फैमिली है तो फैमिली वाला एक वायरल जिसको होता है दूसरे को भी हो जाता है। सो वैसा सब चल रहा है। दुबई का ट्रिप कैसा चल रहा है आपका? दुबई तो आई एम लविंग इट बिकॉज आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे ही रहते हो। और ओ बाय द वे, जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, ये मेरी सगी भाभी हैं। सो पुलकित मेरा भाई है, तो ये दोनों यहाँ पर रहते हैं एंड मुझे यहाँ पर आना रहता है बहुत बार। और इस बार मैं कुछ काम से भी आई थी एंड आप लोग से गुफ्तगू भी हो गई एक सीरीज़ के पॉडकास्ट पे। गोल्डन वीज़ा मिलने के बाद आपको क्या चेंजेस लग रहे हैं आपकी लाइफ में? बहुत अच्छे चेंजेस लग रहे हैं। आई मीन मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने एक स्टोरी भी डाली थी कि मैंने सोचा कि चलो मैं पहुंची हूँ, वरना क्या होता था कि पहुंचने के बाद इतनी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था इमिग्रेशन की, और फिर जाके 1-1.5 घंटा तो वहीं पे खड़े रहना पड़ता था। सो अब मुझे स्मार्ट गेट से एंट्री मिली। सो बस वहाँ गई, मैंने पासपोर्ट ऐसे दिखाया, हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। और बताइए, क्या चल रहा है लाइफ में आजकल आपकी? कुछ ऐसा जो नहीं पता लोगों को। आपके बॉलीवुड सॉन्ग्स का तो सभी को ही मालूम है, बट एक्चुअल में रियल में इनसाइड स्टोरीज क्या चल रही है बॉम्बे में, आपकी सिंगिंग इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, वो बताइए लोगों को। सिंगिंग इंडस्ट्री में अभी काफ़ी अच्छा सीन हो गया है, मतलब पहले से। अगर मैं 7 साल पहले की बात करूं, जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई थी, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता था एज़ कम्पेयर टू नाउ, बिकॉज सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा अभी सामने आ गया है और वो सबके पास होता है उसका एक्सेस। पहले हमको एक ढूंढना पड़ता था कि हमें किसी तरह ब्रेक मिले, हमारी आवाज़ किसी तरह पहुँचे, कोई फिल्म में गाना आ जाए या कोई एल्बम में हमें कोई गवा ले। बट अभी तो आप एक रील भी डालोगे और आप ओवरनाइट सक्सेसफुल हो सकते हो। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर ऑल द आर्टिस्ट्स। लेकिन ये भी है कि जो लोग इस पे एक्टिव है उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो थोड़ा पीछे रह जाते हैं टेक्नोलॉजी से, लेकिन बट दे आर रियली गुड आर्टिस्ट्स, तो उनको थोड़ा बकअप करने की ज़रूरत होती है। तो जैसे अभी आप बोल रहे थे 7 years बैक, Yes. तो क्या आपने भी स्ट्रगल किया बॉम्बे में? यस, स्ट्रगल तो करना पड़ा था, क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड आपको पता ही है, घर पे कोई भी प्रोफेशनल सिंगर नहीं है। ज़रूर सबको म्यूज़िक का बहुत शौक है, मम्मा की आवाज़ बहुत अच्छी है, पापा बहुत शौक से गाने सुनते थे, उनकी जो प्लेलिस्ट सुन के ही मैं बड़ी हुई हूँ। लता जी के, मुकेश जी के गाने मैं सुनती थी। फिर मम्मा भी बहुत प्यार से गाने गाती भी रहती। मुझे उन्होंने बताया कि जब मैं पैदा होने वाली थी, तो उनके पेट में जब थी, तो वो भजन गाती रहती थी हर वक्त, या फिर लता जी के बड़े मीठे मीठे गाने गाती थी। तो आई थिंक वहाँ से वो सीड हुआ है मेरे अंदर। और फिर मेरा भाई जो आपके पति देव हैं, उसकी आपको पता है उसकी प्लेलिस्ट में क्या क्या होता था? नहीं, मेरे को नहीं बताया आज तक। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की जितनी गज़लें हैं दुनिया में, 400-500 गज़लों का पूरा कलेक्शन मेरे भाई के लैपटॉप में था। और वो तो काम पे लग गया था, वो तो कुछ ना कुछ अपना नौकरी पे जाता था, जो भी, तो पीछे से लैपटॉप होता था मेरे पास। तो मैं गाने सुनने बैठी थी, तो मैंने सोचा अरे इतनी सारी गज़लें, और मैंने वो सुनी है सारी की सारी, और मुझे प्यार हो गया। फिर उसके बाद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के सारे गाने। तो ऐसे ऐसे उसकी चॉइस है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों से मेरे अंदर ये सब फीड हुआ है
एक अच्छी गायकी आना एक अच्छी सुनवाई से भी होता है। अगर आप अच्छी चीज़ें सुनते हैं तो आपको अच्छा गाना आता है। हमेशा से आपको फैमिली सपोर्ट मिला है? मेरी जो फैमिली है मुझे हमेशा से सपोर्ट करती है एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप हमारी लाइफ में आए हो और आप तो मतलब मेरे एक जर्नी का हिस्सा भी अब बन गए हो। एंड बिल्कुल हैंड होल्ड करके हर चीज़ करना, मुझे म्यूज़िक क्लासेस ले जाना, छोड़ना, ऑडिशंस के लिए पूरा पूरा दिन भर बैठना, सुबह 6 बजे से चले जाओ, रात को 9 बजे बारी आ रही है, गला ख़राब है तो मम्मा केटल साथ ही रखते थे कि गर्म पानी करके चाय बना के देनी है, अदरक डाल के देनी है, हनी देना है। पुलकित ने भी हर चीज़ में सपोर्ट किया है। इनफैक्ट उसने तो हम लोग पूरी फैमिली को ही सपोर्ट किया है। बहुत छोटी उम्र में उसने अपना कॉलेज छोड़ के जॉब लिया ताकि मुझे म्यूज़िक स्कूल भेज सके, मेरी किसी भी सिखलाई में कुछ कमी ना आए। सो या बट जैसे आप जलंधर से हो, जो कि इट्स नॉट लाइक दिल्ली या मुंबई, नॉट अ वेरी बिग सिटी। एग्जैक्टली, तो क्या आपकी फैमिली में या कोई रिलेटिव्स या आसपास के सराउंडिंग्स में जो लोग रहते हैं, कभी उन्होंने बोला नहीं कि कितने छोटे से शहर से लड़की जा रही है बॉम्बे, वो भी इतना बड़ा ड्रीम पूरा करने? और जहाँ तक मुझे पता है व्हेन योर फादर एक्सपायर्ड, तो तब क्या फैमिली में मतलब क्या था सबका कहना? 12 साल पहले की बात है। 2012 में पापा की अचानक से डेथ हो गई थी और तब मुझे याद है BA फर्स्ट ईयर में थी और इतनी बड़ी तो नहीं थी, छोटी ही थी, बट फिर भी वहाँ पर तो मतलब लड़की 18 साल की हो गई तो मतलब शी इज़ एलिजिबल टू बी मैरिड। लड़का देखने लग जाते हैं या धीरे धीरे सीडन करने लगते हैं लड़की को कि बेटा अब तेरी शादी होनी है। तो बट मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मैं सीखती थी तो मुझे हमेशा हल्लाशेरी ही मिलती थी कि तू कर, तू कॉम्पिटिशन्स में जा, तू पार्टिसिपेट कर, गा। और लेकिन जैसे ही पापा की डेथ हुई, अचानक से पता नहीं हमारे आसपास के लोग ही आके मम्मी को, पुलकित को ये सब दिमाग देने लगे कि अब लड़की की शादी कर दो आप। मतलब आपने भी हार्ड टाइम्स देखे? हाँ, मतलब कि बस ऐसे लगा, मुझे ऐसा लगा सुन के कि मुझे गले से उतार रहे हैं जैसे। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि अरे मेरे पापा अगर नहीं हैं तो क्या मैं अपने सपने पूरे नहीं कर सकती? मेरी पूरी ज़िंदगी में मेरे पापा ने मुझे अपनी उंगली पकड़ के लेकर गए हैं वो मुझे मेरी क्लास, म्यूज़िक क्लास में, हर कंपटीशन में। उनकी आंखों में मैंने वो चीज़ देखी है जब वो मुझे टीवी पे देखते थे। जब मैं कोई ट्रॉफ़ी लेके आती थी, मुझे पता है कि उनको कितनी खुशी होती थी। तो क्या उनको अच्छा लगेगा कि मैं अपने सारे सपने छोड़ के, और बस मैं ये नहीं बोल रही कि शादी करके आप सपने पूरे नहीं कर सकते, लेकिन मुझे यही लगा कि अब पापा नहीं है तो अब इसका जो है अपना भार बोझ सर से उतार दो। बट आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे ऐसे मम्मा और मेरे भाई मिले हैं जिन्होंने मेरा स्टैंड लिया। वो मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है मेरी लाइफ के। मेरे तक ये बात पहुँचे उससे पहले ही वो लोग ऐसे खड़े हो गए कि प्लीज़ आप आए, आपने अफसोस किया, आप प्लीज़ अपने घर जाइए, हमें कुछ सलाह नहीं चाहिए। उसने इतनी मेहनत की है ज़िंदगी भर, पापा खुश होंगे उसको देखकर कि वो किसी मुकाम पे पहुंच रही है। सो आई एम सो प्राउड ऑफ देम। एंड मैं ये सबसे बोलना चाहूँगी कि आपकी बेटियां अगर कुछ करना चाहती हैं लाइफ में, अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि और ज्योतिका बने दुनिया में, और लड़कियां अपने सपने पूरे कर पाएँ, आपके सपने पूरे कर पाएँ। आज लड़की मतलब लड़के से कम नहीं है, बिल्कुल साथ में हर चीज़ कर सकती है। तो उसको सिर्फ बांध देना या उसको बोझ समझना, आई डोंट थिंक सही है। नहीं, फैमिली का सपोर्ट ऑब्वियसली चाहिए होता है इवन। बिल्कुल। अगर सोचो कि अगर उस वक्त उन्होंने सोचा, बोल दिया होता कि तेरी शादी कर देते हैं या जो भी है, अगर वो फैमिली सपोर्ट नहीं करती, मुझे बोल देती कि नहीं हम नहीं चाहते आप म्यूज़िक करो ऐसा, तो मैं तो भाग जाती मैं बॉम्बे चली जाती। मैं तो बचपन से गाना गाती थी, बस जाना बॉम्बे ज़रूर। तो मुझे पता है मेरे पापा का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो आपने मैनिफेस्टेशन किया? मैंने मैनिफेस्ट बचपन से किया है। गाना है मायनी मेरी है जम्मू दी राही, राइट, चंबा कितनी की दूर, मैं बोलती थी बॉम्बे कितनी की दूर। सो ये तो मुझे करना ही था। जैसे अभी आप बता रहे थे आपके डैड का और आपके डिफ़िकल्टीज़ का, तो आपको पता ही है कि मैंने खुद मेरे फादर को नहीं देखा। आई मीन आई लॉस्ट माई डैड मेरे होने से एक दिन पहले एग्जैक्टली। तो मैंने बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस करी, अभी तक करती हूँ कहीं ना कहीं। आई मिस दैट पार्ट मेरी लाइफ का। तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा इंसिडेंट या ऐसा कोई सिचुएशन रहा हो जो आपके लिए बहुत टफ था उस टाइम पे? एक्चुअली जिस दिन पापा की डेथ हुई थी, पापा को कुछ एक्चुअली हुआ नहीं था, मतलब ही वॉज नॉट, ऐसी कोई लंबी बीमारी नहीं थी, तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसे अचानक से वो चले जाएंगे। तो 3 दिन के लिए वो हॉस्पिटलाइज थे।
3 दिन पहले मैंने उनको बोला था पापा मेरा एग्ज़ाम है, और मेरा कॉलेज थोड़ा दूर था तो मैं खुद नहीं जाती थी, मुझे पापा लेके जाते थे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं तुझे लेके जाऊँगा, तो अपनी तैयारी कर ले। सो वो तो ऑब्वियसली कभी हो नहीं पाया कि जिस दिन पापा की डेथ हुई थी मेरा पहला एग्ज़ाम था। रात के 3 बजे पापा की बॉडी को घर में लाया गया और सुबह मुझे 8 बजे एग्ज़ाम के लिए निकलना था। मैं तो मतलब दिमाग में से एकदम हटा चुकी थी। मेरे लिए ऐसा हो गया था कि ये सब चीज़ें ज़रूरी भी है लाइफ में, मतलब एग्ज़ाम देना, कुछ कोई चीज़ें दुनियावी, ये सब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब बेकार है। और मैंने एकदम से दिमाग से निकाल दिया था कि मुझे एग्ज़ाम भी देने जाना है, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन अलग थी। मुझे फिर मेरी मम्मा पता नहीं कहाँ से हिम्मत लाती है, वो उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जीना सीखना है तो उनको देखकर सीख सकते हैं। उन्होंने मुझे 7 बजे बोला बेटा तैयार हो। मैंने बोला मम्मा क्या कह रहे हो? बोले तुझे एग्ज़ाम देने जाना है, पापा तुझे नहीं देख सकते तेरा साल वेस्ट होते हुए। तो आप गए? मैं एग्ज़ाम देने गई और मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम था, और आपको पता होगा इंग्लिश का इतना लेंथी पेपर होता है। पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर हिम्मत आई। सबसे ज़्यादा हिम्मत मुझे लगता है मुझे वो एग्ज़ाम के टेबल पे बैठकर जब मैं लिख रही थी ना, तब मेरे एक भी आंसू नहीं आया। मतलब कुछ मुझे लग रहा था कि वो सुप्रीम पावर थी पापा की मेरे साथ, कि मुझे एक पल के लिए भी धुंधला नहीं होने दिया, मुझे मेरा फोकस हटने नहीं दिया। मैंने इतना जल्दी लिखा और मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा था, मैंने सब अच्छे से किया है। और मुझे पता था कि पापा वेट कर रहे हैं घर पे वापस, मुझे जल्दी जाना है, पहुंचने में भी 1 घंटा लगेगा कॉलेज से। मैंने लिखा और मैं घर वापस गई और उस साल मैंने टॉप किया। सो वो ब्लेसिंग्स थी उनकी। वो मुझे उस वक्त फील हुआ, वो टफ़ टाइम भी था, पर वो उस टफ़ टाइम ने मुझे भी टफ़ बनाया कहीं ना कहीं, कि मैं लड़ सकती हूँ इस सिचुएशन से। और पापा हैं, आपको पता है उस दिन के बाद आज तक मुझे महसूस होता है कि मेरे साथ है उनका ऑरा, और अकेला महसूस नहीं होता। बॉम्बे में इतना टाइम अकेले मैं रही हूँ। हाँ, अकेले रहते हैं, राइट। बट मुझे महसूस नहीं होता, हमेशा लगता है कि वो है। चलो बहुत इमोशनल बातें हो गई, अब थोड़ा मूड को लाइट करते हैं। और मैंने सुना है कि सिंगर्स को बहुत अच्छे पेमेंट्स मिलते हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं आपकी इंडस्ट्री में लोग। तो आप क्या कहना चाहोगे इस पे? सिंगर्स के प्रति लोगों का ये जो सोचना है ना, ये बहुत बड़ा मिथ है। सबसे पहले तो ये मिथ मैं हटा दूँ, क्योंकि आपको पता है सिंगर एक ऐसा इंसान होता है पूरे गाने के मेकिंग में जिसको लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई फ्री में ही गा दे तो अच्छा। सीरियसली? स्पेशली अगर आप नए नए गए हैं और आप न्यू कमर है, तो मतलब आपको तो ऐसा जताया जाएगा कि आपको हम मौका दे रहे हैं, आप बहुत बड़ा एहसान किया जा रहा है। अगर आप गाएंगे तो मतलब आप वो तो चाहेंगे कि हमें ही कुछ मिल जाए, उनको कुछ देना तो मतलब अलग दूर की बात है। सो ये मैंने फेस किया है बहुत देर, काफ़ी देर। वैसे मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि मैं 2015 में शिफ्ट हुई थी मुंबई में। 2016 में मेरा पहला गाना आ गया था पंजाबी इंडस्ट्री में, मेरा पहला गाना फिरोज़ खान के साथ मैं मर जावा, दैट वाज द सॉन्ग। फिर उसके बाद 2017-18 में तो मतलब देयर वाज नो लुकिंग बैक। सो 2-3 साल के अंदर ही मुझे वो मिला। वो अलग टॉपिक है, बट मेरे जान पहचान में ऐसे इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं जो 10-15 साल से बॉम्बे में हैं और वो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन आज तक उनका वो प्रॉपर ब्रेक नहीं मिला। आज तक उनको पैसा नहीं मिलता गाना गाने का। उनको यही जताया जाता है कि भाई हम तुमसे गवा रहे हैं तो तुमको बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। तो आप ये कह रहे हो कि जो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वहाँ पे, इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, तो वो लोग 0 पेमेंट पे आते हैं आप लोग के साथ? हाँ जी, कुछ बार्टर डील चलती है आप लोगों की? बार्टर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि एक लेबल सिंगर को क्या ही देगा। सिंगर से आप वोकल्स ले लेंगे तो एक लेबल उनको क्या दे सकता है कि चलिए उनका गाना रिलीज़ हो। लेकिन जो स्क्रैच सिंगर्स होते हैं, वहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है बॉम्बे में, स्क्रैच गाने वाले सिंगर्स, जो कि सब लोग स्क्रैच ही गाते हैं, क्योंकि गाना जब बन रहा होता है तो कंपोज़र किसी को तो बुलाएगा गाने के लिए उसको, तो उस गाने का फिर आगे क्या होगा, क्या डील होगी, वो कहीं फिल्म में आएगा या नहीं आएगा, एल्बम में आएगा या नहीं आएगा, वो बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसमें तो कंपोज़र का आजकल हाथ भी नहीं होता। पहले होती थी पावर कि पूरी फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को या फिर आर डी बर्मन जी को, तो दे हैड द पावर टू डिसाइड। तो अब वो चीज़ नहीं रह गई है। अब बहुत सारे लोग हैं जो पावर रखते हैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, इवन आर्टिस्ट जो एक्टर होते हैं जिनको लिपसिंग करना होता है, वो भी आजकल बोलते हैं कि मुझे ये सिंगर की आवाज़ चाहिए वरना हम नहीं रहेंगे फिल्म में। तो मतलब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है एक ब्रेक मिलने में।
ओके। यस, एंड इस चक्कर में क्या होता है कि फिर वही हो जाता है कि नहीं, पैसे नहीं मिलते। मैं जब शुरू में बॉम्बे गई थी, मुझे याद है कि रोज़ मुझे 5-6 स्क्रैचेस गाने के लिए मैं जाती थी, क्योंकि एक दिन में आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, एक दिन 1 घंटे में एक गाना रिकॉर्ड होता है तकरीबन। तो सुबह से शुरू हो जाती थी मैं, बिकॉज मुझे प्लेबैक चाहिए ही था, ही चाहिए। मेरा बचपन से सपना था, मुझे पता भी नहीं था कि एल्बम्स वगैरह में भी गाना होता है, अपना खुद का एल्बम बनाना होता है, और ऑब्वियसली उसमें पैसे खर्चे होते हैं। तो मुझे वो रास्ता चुनना ही नहीं था, मुझे प्लेबैक करना था बचपन से। मैं जैसे ही बॉम्बे गई, मुझे मीका पाजी ने बहुत सपोर्ट किया। मैं द वॉइस में सबसे पहले गई थी, रियलिटी शो था मेरा 2015 में, मैं उनकी टीम में थी। तो वहाँ से निकल के पाजी ने मुझे काफ़ी लोगों से मिलवाया, अपने साथ शोज़ भी कराए। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर मीका पाजी। उन्होंने मुझे बहुत सारे लोगों से मिलवाया, उनके थ्रू मुझे जो भी रिकॉर्डिंग्स के लिए आते थे, स्क्रैचेस के लिए, तो मैं जाती थी। अब बॉम्बे में ना मेरे पास कोई कन्वेंस है ना कुछ, तो रिक्शा से जाते हैं और बहुत खर्चा होता है। कोई बैंड्रा में बुलाता है, कोई कहीं बुलाता है, 400-400 रुपये लग रहे एक जगह जाने के। तो आई टुक इट एज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पैसा देने का तो नाम कोई भी नहीं लेगा। अब स्क्रैच आपने गा दिया, वो 2 साल बाद आएगा, 4 साल बाद आएगा, या कभी नहीं आएगा, कुछ गारंटी नहीं है। ऐसा भी होता है कभी नहीं आता? कभी नहीं आता। मैंने कुछ स्क्रैच गाया है, तो वो गाना सिलेक्ट हो गया सपोज एक फिल्म के लिए, तो वहाँ पर कोई आएगा और बोलेगा कि ये गाना हम इस लीडिंग सिंगर से गवाएंगे, तो वहाँ रिप्लेस हो जाता है। पर ये कोई नहीं सोचता कि ये जो सिंगर गाने आए थे, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल करके वो पहुँचे होंगे, वो 400 रुपये भी उनके लिए क्या मायने रखते होंगे, वो नहीं सोचते। आपको पता है, मैं कई बार पैदल चली जाती थी। अगर मैं अंधेरी में रहती थी, तो अंधेरी में ही अगर स्टूडियो होता था, तो मैं रिक्शा नहीं लेती थी, ताकि मैं वो 20 रुपये बचा के अगले दिन दूध का पैकेट लूँ। क्योंकि मम्मी कसम दे के भेजा था मम्मी ने कि बेटा तू रोज़ दूध पिएगी सुबह उठ के। तो वो दूध का ठिकाना है कि नहीं, क्योंकि पैसे आ तो रहे ही नहीं है, जा रहे हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे मम्मी और मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, या मैं उनसे ले नहीं सकती थी। मैं ले सकती थी, पर मुझे नहीं लेने थे उनसे पैसे। मुझे अपने पैरों पर खुद खड़े होना था। मैं बॉम्बे चली गई ना, उन्होंने मुझे बड़ा किया ना, मुझे सिखाया है। मुझ पर जितना उन्होंने करना था खर्चा कर लिया, अब मुझे करना था। तो बॉम्बे में कोई नहीं था आपको सपोर्ट करने वाला? बॉम्बे में नहीं, अपने आप सब कुछ करना पड़ता था। मीका पाजी करते थे, जैसे मैंने बोला, तो वो जितना काम देते थे, अपने शोज़ पे ले जाते थे, उससे सिर्फ उतना होता था कि मैं रेंट दे पाऊँ। खाना पीना, आना जाना, बाकी चीज़ें दिक्कत है। सो ज्योतिका, आपको क्या लगता है, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स आज के टाइम में ज़्यादा ज़रूरी है या टैलेंट ज़्यादा ज़रूरी है? लाइक आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 2015 में, राइट? तो तब से लेके अब तक में क्या चेंजेस आए हैं जो आपको लगे हों? बिकॉज आप इस इंडस्ट्री से, आप हमें ज़्यादा अच्छे से बता सकते हो। राइट। सो देखो, ये बात तो सबको पता है कि चेंज तो इनएविटेबल है, चेंज तो आएगा ही आएगा। जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे, टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी, नई नई चीज़ें आएंगी। तो जब मैं आई थी बॉम्बे, मतलब 2015, उस टाइम पे टीवी चलता था। टीवी पे गाने आते थे, या फिर फिल्मों में गाने आते थे, तो लोग सुनने जाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि सबके हाथों में फ़ोन आ गए, सबके हाथ में सोशल मीडिया है, और आप अपने हिसाब से कोई भी कंटेंट देख सकते हो, सुन सकते हो, कुछ भी आपको पसंद है, आप अपने हिसाब से यू कैन चैनलाइज इट। सो पीपल लाइक इट दैट वे। तो आजकल क्या हो गया, अब सबको सुनना नहीं है, अब सबको गाना भी है। तो मुझे लगता है कि ये जो चेंज आया है कि एवरीबडी हैज़ द पावर टू पुट आउट द कंटेंट, इट्स गुड एंड इट्स बैड ऑल्सो। क्योंकि जो तो टेक्नोलॉजिकली साउंड है, क्योंकि हर कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत टैलेंटेड है, सिंगर है या म्यूजिशियन है, और उसको उतना ही अच्छे से इंस्टाग्राम यूज़ करना आता है, या वो ऐप्स यूज़ करने आते हैं, या फिर ऑटो ट्यूनर यूज़ करना आता है, या अच्छी वीडियो क्वालिटी वाला कंटेंट डालने आते हैं। मैं अपनी बात भी करूँगी, मतलब देखा जाए तो मैं उतना ज़्यादा ध्यान मैंने शुरू में नहीं दिया इस चीज़ पर कि इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे बहुत एक्टिव रहूँ। मेरा ध्यान तब भी वही था कि मैं कितने ऑडिशंस कर रही हूँ, मैं कितने स्क्रैचेस गा रही हूँ, तो मेरे कितने फिल्मों में गाने आएंगे। अब वो धीरे धीरे मैंने देखा, यार लोग तो फिल्में देखने जाते हैं, लेकिन अभी लोगों को ज़रूरी नहीं लगता कि वहाँ पे जाएंगे तो सुनेंगे। अब लोगों को अपने हाथ में चाहिए सब कुछ। तो फिर मुझे समझ में आया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अपग्रेडेड। सो ये मैसेज है मेरा कि आप अपने आप को अपग्रेड रखें। मैं ये ब्लेम नहीं करूँगी उन लोगों को जो इतने टैलेंटेड नहीं है बट दे आर वेरी पॉपुलर ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया। जो नई चीज़ आई, इंस्टाग्राम आया, टिकटॉक आया, फेसबुक है, बहुत सारे स्टार मेकर ऐप है, उन्होंने उसके ऊपर कंटेंट डालना शुरू किया क्योंकि लोग वहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं। तो मुझे एज अ सिंगर बहुत ज़रूरी है ये
जानकारी रखना कि लोग कहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं, इसमें लोगों की गलती नहीं है। अगर मैं वहाँ पर कंटेंट डालूंगी ही नहीं तो लोग मुझे वहाँ नहीं देख पाएंगे, वहाँ पे मेरी कमी है। सो मैंने वहाँ पर कंटेंट डालना शुरू कर दिया। अब लोग वहाँ पर मेरा कंटेंट भी सुनते हैं, लेकिन उनका भी सुनते हैं जो शायद इतना अच्छा गाते नहीं, ऑटो ट्यूनर के हेल्प से वो कर रहे हैं, बट वो बहुत कंसिस्टेंट है। तो गेम ही पूरी चेंज हो गई। यहाँ पे क्वांटिटी की ज़्यादा वैल्यू है क्वालिटी से। अगर मैं महीने में एक गाना डालती हूँ गाकर, उसका इतना वैल्यू शायद नहीं होगा जितना उन लोगों का है जो दिन रात डालते रहते हैं, रील्स डालते हैं, कंटेंट डालते हैं। सो ये जो गेम है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। एंड देखो फिर बाय द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि अगर उस बेसिस पर कोई किसी को काम देता है, पर जब आप स्टूडियो में जाते हैं वो एक अलग प्रैक्टिस है। स्टूडियो के अंदर जाकर आपको जब फिल्म का गाना दिया जाता है, कंपोज़र आपको बोलते हैं कि आप डिलीवर करें, ऐसा गाइए, ऐसी फील चाहिए, ये चाहिए, वहाँ पर वो लोग अटक जाते हैं। सो क्या अभी भी ऑडिशंस होते हैं मुंबई में या नहीं होते? हाँ, क्योंकि देखो जब तक गाने बनते रहेंगे, कंपोज़र गाने बनाते रहेंगे, उनको सिंगर्स चाहिए ही है गाना रिकॉर्ड करने के लिए, तो लोग बुलाते हैं लोगों को गाना गाने के लिए, वो सब होता ही है, डेफिनेटली होता है। पर वहाँ पर डिलीवर नहीं कर पाते वो लोग जो अपनी मर्जी से गाने का जो पार्ट उनको पसंद है वो चुनकर 15 सेकंड का रील बनाकर डालते हैं, बिकॉज वो 15 सेकंड का ही बना पाते हैं। जब उनको 2 मिनट का 3 मिनट का गाना पूरा गाने को डिलीवर करने को बोला जाता है स्टूडियो में, तो अटक जाते हैं। ज्योतिका, जैसे आपने रियलिटी शो किया था सारेगामापा, राइट? तो क्या वो स्क्रिप्टेड होता है? क्योंकि जहाँ तक हम लोगों ने सुना है कि वहाँ पे फेवरेटिज्म भी बहुत होता है, लोग पैसे दे के भी आते हैं, तो क्या रियल में ऑडिशंस होते हैं या जो हम सुन रहे हैं वही सच है? देखो मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, हमारे पास तो ना थे ना हमने दिए सीधी बात है। मैंने तो लिटरली टीवी पर देखा था, ऑडिशन का ऐड आया था, आप नंबर पे एसएमएस कीजिए और आपको ऑडिशन की डिटेल्स आएंगी, और लिटरली मुझे वैसी आई थी। मैं दिल्ली गई थी पहले ऑडिशन देने के लिए, वॉइस की बात कर रही हूँ, और फिर वहाँ से मुझे सेलेक्ट करके बॉम्बे बुलाया गया, और फिर सारेगामापा मैंने 2016 में किया, तो उसमें मैं बॉम्बे शिफ्ट हो चुकी थी ऑलरेडी, तो मैंने वहीं से ऑडिशन दिए थे। मुझे नहीं लगता कि ये पैसे लेने वाली बात सही है, क्योंकि जितने भी लोगों के कांटेक्ट में मैं हूँ, सारे कंटेस्टेंट्स हम लोग आज भी दोस्त हैं, तो किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं मुझे बताया है कि उनको पैसे उनसे पैसे लिए गए या ऐसा कुछ होता है। बहुत ज़्यादा मतलब लाखों लोगों में से चुन के आप आते हैं टॉप 12 में, टॉप 14 में, आई थिंक बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक चैनल भी अकाउंटेबल होता है। अगर आप पैसे लेकर किसी को भी लाकर खड़े कर देंगे टीवी स्क्रीन पर, तो लोग, जो जनता है बहुत स्मार्ट है, उनको समझ में आता है कि यार ये वर्दी नहीं था तो इनको क्यों लाया गया है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं बायसनेस हो सकती है चैनल की तरफ से या कुछ किसी की वजह से, बट आई डोंट थिंक पैसे लेके इतने बड़े मंच पे किसी को खड़ा किया जा सकता है। बिकॉज देखो अगर लाखों करोड़ों में से चुन के आप आए हैं, आपको गाना तो पड़ेगा, आप अच्छा नहीं गाएंगे आप निकाल दिए जाएंगे। पर आप ये कह रहे हो फेवरेटिज्म होता है वहाँ पे? हो सकता है फेवरेटिज्म, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है। एक चैनल जो है वो हो सकता है कि आज से 20 साल पहले सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक की सेवा के लिए ऐसे शो बनाता हो, बट आज ये बिजनेस भी है। जो सिंगर उनको ज़्यादा टीआरपी ला के दे सकता है। सपोज़ मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो मेरी एक बहुत सैड स्टोरी है, तो मुझे हो सकता है कि कोई एक सिंगर है जो अच्छा गाता है मुझसे, लेकिन उसको निकाल दिया जाए 1-2 एपिसोड पहले, मुझे थोड़ा और लंबा रखा जाए ताकि लोग मेरी स्टोरी देखने के लिए टीवी में ट्यून इन करें। तो वो पार्ट हो सकता है, क्योंकि उनको चाहिए कि ऑडियंस कोई और टीवी शो ना देखे, हमारा शो तो ज़रूर देखे। इट्स द गेम ऑफ टीआरपी ऑल्सो। सो वो चीज़ होती है, बट गाना तो आपको एक ही गो में पड़ता है, और उसके अलावा आपको सेकंड चांसेस भी नहीं मिलते हैं वहाँ पर, जो हमारे टाइम तक तो ऐसा होता था। और मैंने फिर उसके बाद मेंटोर भी किया है, सुपरस्टार सिंगर बच्चों का जो शो आता था, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं होता था। बच्चों को लगातार मतलब तैयारी कराई जाती है, दिन रात बेचारों की आवाज़ें बैठ जाती हैं, पर गाना पड़ता है उनको, और काफ़ी जी तोड़ मेहनत होती है। उसके बाद मैंने वॉइस ऑफ पंजाब भी जज किया, 2 साल पहले मैं जज थी, एंड वहाँ पर भी ऐसा होता था कि सबको मेहनत करके गाना पड़ता है और अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, वरना हमारी ऑडियंस जो है बहुत स्मार्ट है, वो पकड़ लेती है। सो ज्योतिका, अभी हाल ही में एक वेब सीरीज रिलीज हुई है Amazon प्राइम पे, स्टारिंग अनन्या पांडे, जिसमें आपका बहुत प्यारा गाना आया है, जिस सीरीज का नाम है कॉल मी बे विद धर्मा प्रोडक्शंस। सो आपको कैसा लगा आपका पहला ब्रेक धर्मा प्रोडक्शंस के साथ? मुझे मतलब मेरे लिए, और मुझे पता है कि जो भी एस्पायरिंग सिंगर्स होते हैं उनके कुछ ये प्रोडक्शन हाउसेस के साथ में सपना होता है कि मतलब हमारा गाना आ जाए
एक बकेट लिस्ट में होता है. सो मेरा फाइनली वो पूरा हुआ है. एंड धर्मा के साथ गाना मैं कब से मतलब वेट करी थी. मैंने रिकॉर्ड कर दिया था एंड मुझे पता था कि ये आएगा, बट अब फाइनली वो आ गया है और मैं बहुत बहुत खुश हूँ. और गाना भी पूरा मतलब डांस नंबर है और फुल मस्ती वाला वाइब है. शब्बीर अहमद जिन्होंने बहुत सारे पार्टी नंबर्स दिए हैं. जुम्मे की रात है, काल काल में हम तुम करे धमाल, और ऐसे बहुत सारे. सो यू नो, डूइंग अ सॉन्ग विद धर्मा प्रोडक्शंस एंड इतने बड़े लेवल की और इतनी अच्छी वो सीरीज़ बनी है. मैंने 2 बार देख दी है. सो मुझे बहुत मज़ा आया. द सॉन्ग इज़ कॉल्ड चुंबक मेरा ठुमका. सो जैसे पल्लो लटके सबको बहुत पसंद आया है, मुंगड़ा मेरी आवाज़ में सबको बहुत पसंद आया है. आई होप सबको चुंबक मेरा ठुमका भी अच्छा लगेगा. तो मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस तो आने शुरू हो गए ऑलरेडी. तो आई एम रियली रियली हैप्पी एंड वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सॉन्ग. मुझे बड़ा मज़ा आएगा आके. और क्या ये सच है आप 21 लैंग्वेजेस में गाते हो? हाँ, हमने सुना है ऐसा. आपको तो सब पता ही है. तो आप बाकी लोगों को भी बताओ अपने 21 लैंग्वेजेस के बारे में. अच्छा, आपको पता है सबको ऐसा लगता है कि द वॉइस मेरा सबसे पहला रियलिटी शो है जो कि 2015 में हुआ, बट ये सच नहीं है. मैं बॉम्बे उससे पहले एक और शो के लिए गई थी 2013 में, और उस शो का नाम था एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा. Okay. जिसमें फारा खान और अनु मलिक होते थे ना जज. तो उसमें तो आप नॉर्मल कोई भी टैलेंट लेके जा नहीं सकते कि सिंपली आप जाके बस गाना गा रहे हो, तो देयर इज नो फन. वो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा में लोग आग भी मुंह से निकालते थे, लोग रस्सी पे चलते थे, कुछ अलग चाहिए, कुछ अलग. तो वहाँ पर फिर मेरे गुरुजी ने एक आइडिया निकाला कि तू अलग अलग भाषा में गाना गाएगी और स्विच करेगी ऐसे ऐसे ऐसे. सो हमने वैसे ही किया. हमने अनु मलिक और फारा खान को बोला कि आप कोई भी लैंग्वेज बोलोगे मैं उसमें गाना गाऊंगी. सो दे वर स्विचिंग द लैंग्वेजेस और मैं ऐसे ऐसे करके 1 मिनट के अंदर मैंने बहुत सारे गाने गाए. एंड वो मेरा सबसे पहला बॉम्बे का एक एक्सपीरियंस था टीवी पे आने का. एंड मैं परफॉर्मर ऑफ द डे भी बनी थी. सो उसमें मुझे बहुत सारा एक रिकग्निशन भी मिला और ऐसे लोग बोलने लग गए थे कि अच्छा ये मल्टीलिंगुअल लड़की है, इतने सारे लैंग्वेजेस में गाना गाती है. मज़ा आया था. तो क्या आप ये 21 लैंग्वेजेस में बात भी कर सकते हैं या सिर्फ गाती हैं? नहीं, बात तो नहीं कर सकते. अगर बात करने लगती तो फिर तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाता मेरा ना. वो बहुत टफ है. बट हाँ, मुझे ना अलग अलग भाषा में गाने का शौक था शुरू से, और मेरे गुरुजी को भी आते थे तो वो मुझे सिखाते रहते थे. जैसे स्कूल में एनुअल फंक्शन होना तो अलग अलग फोक पे हम परफॉर्म करते थे, तो मैं हमेशा गाती थी. बच्चे डांस करते थे तो एक डांस में तो मैं होती थी, लेकिन बाकी सबके डांसेस में मैं गुरुजी के साथ पे खड़े होकर गाने गाती थी. सो ऐसे ऐसे करके 15 साल तक मैंने उनसे सीखा है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, और उसमें उन्होंने मुझे ये सब भी सिखाया. सो ऐसे करके हमारे पास 21 लैंग्वेजेस का कंपाइलेशन हो गया था. फिर हम चले गए बॉम्बे, हम छा गए वहाँ पे जाके. क्योंकि मोस्टली आपके सारे गाने पंजाबी होते हैं. हाँ, आज तक वो 21 लैंग्वेजेस इतने सुनने में नहीं आए हम लोगों के. हाँ, मेरे एक्चुअली खुद के लेवल की आप बात कर रहे हो Exactly. ना. हाँ, सो जैसे पता है क्या होता है कि पंजाबी हूँ ना अंदर से, तो मैं पंजाबियत छोड़ नहीं पाती. और अब मैंने लिखना भी शुरू किया है गानों को, तो जब मैं लिखने बैठती हूँ ना तो पता नहीं कैसे सिर्फ अंदर से पंजाबी में ही सोच पाती हूँ, पंजाबी लिरिक्स ही बाहर आते हैं. सो अभी तक तो ऐसा ही चल रहा है, बट ऐसा हमेशा नहीं चलेगा. देर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस विच आई विल बी रिलीजिंग सॉन्ग्स इन. तो मेरा अपना लेबल जो JT म्यूज़िक लेबल है उस पर बहुत सारी लैंग्वेजेस में आप गाने ज़रूर सुनेंगे. अभी तो शुरुआत ही हुई है मेरी. सो बट हाँ, मुझे पंजाबी से तो एक मतलब बोल सकते हो कि आई एम बायस्ड टूवर्ड्स माई ओन लैंग्वेज. और एक मातृभाषा जो होती है ना उसकी तरफ आपका रुझान ज़्यादा होता ही है, क्योंकि अभी जैसे सपोज किसी को गुस्सा आ जाए अचानक से तो पंजाबी में ही निकलेगा. सो वैसा ही है कि अगर, क्योंकि आप जब एक आर्टिस्ट होते हो ना तो आप जब गाना बनाते हो या गाते हो तो वो इमोशन ही बाहर निकलता है. तो अभी तक तो पंजाबी में ही निकल रहा है, अभी होपफुली और भाषाओं में भी निकलेगा. तो आपके कुछ सॉन्ग्स आने वाले हैं फिर? यस, अब तो हम रुक ही नहीं रहे हैं. हम लोग कुछ ना कुछ, मेरा टीम और मैं, हम लगे ही रहते हैं नए नए गाने बनाने में. हम लोग गाने परचेज भी करते हैं. हमने बहुत सारे लोगों को ब्रेक भी दिया है अपने लेबल के थ्रू. संजू जिन्होंने मेरा सबसे पहला लेबल का गाना जिसका नाम अम्मा है, सो वो लिखा था और मुझे इंस्टाग्राम से मिले थे. उन्होंने मुझे DM किया था कि मैंने आपके लिए एक गाना लिखा है, आप गाओगी. उन्होंने मुझे ये गाना भेजा, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने भाग के उनसे वो गाना ले लिया. क्योंकि वो गाना बहुत प्यारा और बहुत अच्छा चला भी. हाँ, और वो मेरा पहला मतलब लेबल का खुद का गाना था, और उसको बिना कोई प्रमोशन, बिना कोई सपोर्ट के इतना प्यार मिला. और लॉकडाउन में वो था, रिलीज़ हुआ था.
तो बहुत बड़ी बात है, उससे मुझे बहुत हल्लाशेरी मिली। एंड आई एम ग्लैड कि इस तरह से संजू के जैसे बहुत सारे टैलेंट्स हैं जिनको हम सुनते रहते हैं। मुझे रोज़ मैसेजेस आते हैं, डीएम्स में आते हैं कि हम आपके लिए लिखते हैं, मेल्स आते हैं, हम सब गाने पढ़ते हैं, हम सबके गाने सुनते हैं, डेमोज सुनते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो चीज़ से मैं गुजरी हूँ या मेरे दोस्त जिनको मैंने देखा है उनसे इन लोगों को ना गुजरना पड़े। वी मेक श्योर दैट वी पे देम ऑल्सो नाइसली। भले ही मैं उतना ना दे पाऊँ जितने बड़े बड़े लेबल्स दे पाते हैं, बट जितनी मेरी कैपेसिटी होती है उतना मैं कोशिश करती हूँ कि सबके साथ जस्टिस हो, उनको अच्छे क्रेडिट्स मिले, उनको उनकी रॉयल्टीज़ मिले। वी मेक श्योर। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट जेटी लेबल इज़ ऑल अबाउट। एंड जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे मैं और भी लोगों के साथ में कोलैबोरेट करना चाहूँगी, काम करना चाहूँगी। ज्योतिका बहुत हो गई अब काम वाम की बातें। चलो एज अ भाभी मैं आपसे पूछती हूँ, शादी का क्या प्लान है? अरे करनी है या नहीं? हाय राम। क्योंकि लोगों की शादी में तो जा जाके आपने परफॉर्म कर लिया, हमें भी मौका दे दो अच्छे कपड़े पहन के, लहंगे पहन के आपकी शादी में आने का। तो फिर लग जाओ काम पे। तो मतलब आप सिंगल हो, आप ये कह रहे हो? और या नहीं, हमें तो कुछ ऐसा नहीं पता लगा। यार एक्चुअली क्या बताऊँ, मतलब कुछ बैठ ही नहीं रही है। जिसको मैं पसंद करती हूँ उसको वो मुझे पसंद नहीं करता। जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है। जो मुझसे शादी करना चाहता है मैं उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है ज़िंदगी में। अभी मैं क्या कह रहे हो कि आपका प्रोफाइल shaadi.com पे हम लोग डाल दें? आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं ढूंढते हैं ना, मिलके ढूंढेंगे। तो मतलब कोई नहीं, आप सिंगल हो? मैं सिंगल हूँ, फिलहाल तो सिंगल हूँ। कब से? अरे यार ये कैसे सवाल पूछ रहे हो आप? मेरे दिमाग में तो मैं कब से ही सिंगल हूँ। दिमाग से नहीं, अब मुझे नहीं पता। कैलकुलेशंस, एग्जैक्ट कैलकुलेशन। मुझे नहीं पता। फैमिली को जो पता होनी चाहिए, तभी तो लड़का ढूंढेंगे हम लोग। घर जाके बताती हूँ ना आपको, फैमिली वाली बातें यहाँ पे कर रहे हो। नहीं एक्चुअली नहीं मिला अभी तक मुझे वो एलिजिबल ऐसा बंदा। क्या क्राइटेरिया है आपके पास जो आप ढूंढ रहे हो? देखो, एक तो ऐसा होना चाहिए कि मुझे जो मैं करती हूँ, जो मेरे सपने हैं वो सब पूरे करने के लिए मेरे साथ सपोर्टिव हो। हाँ, मुझे सपोर्ट करे, कभी मुझे मना ना करे। मैं बहुत फ्री बर्ड टाइप की हूँ, तो मुझे थोड़ा भी बांधने की कोशिश ना करे और हिम्मत रखता हो। क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जिसमें मुझे कोई ऐसा चाहिए जो ऐसे आके खड़ा हो जाए मेरे सामने। आपके भाई जैसा? हाँ, तो बस हो गया फिर वैसे ही। सो ज्योतिका, आपने बहुत सी फेमस बॉलीवुड मूवीज़ में बहुत अच्छे अच्छे हिट दिए हैं जिनके बारे में बहुत कम पता है लोगों को। तो आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, उन गानों के बारे में तो सबको पता है। ये बहुत से ऐसे गाने हैं, लेकिन मेरे बारे में ही नहीं किसी को पता होता कि एक्चुअल में आप हैं उसके हाँ, पीछे। गाइज आप ना प्लीज ये चेहरा थोड़ा स्कैन कर लीजिए, याद कर लीजिए, हर एंगल से देख लो। मैं ही हूँ जिसने पल्लो लटके गाया है, जो शादी में जरूर आना में, और ओ मेरी लैला जो लैला मजनू का भी इतना हिट हो रखा है। इश्क दे फनीर जो बार बार ट्रेंडिंग में आता है, अभी भी इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग हो रहा है। कंधा कच्चियाँ जो हर लड़की की शादी में लड़की एंट्री करते हुए वही गाना बजाती है। फिर जिन्ने सा दित्ते रब ने, आपकी शादियों की जो रीलें आप बनाते हो उसमें मेरा गाना यूज़ करते हो, लेकिन जब मैं आपके सामने आती हूँ आपको पता नहीं होता ज्योतिका तांगड़ी कौन है। बहुत बुरी बात है गाइज, प्लीज़ इस चेहरे को याद कर लो, इतनी भी बुरी शक्ल नहीं है मेरी। बट जोक्स अपार्ट, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है एक प्लेबैक सिंगर की लाइफ में, कि क्योंकि हम तो पीछे से गाना गाते हैं, हम लोग तो रिकॉर्ड करते हैं और फिर निकल लेते हैं, लेकिन सामने जो भी एक्टर्स होते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने ही गाया, या फिर लोग बॉदर ही नहीं करते कि जाकर के क्रेडिट्स देखें, डिस्क्रिप्शन में देखें कि सिंगर कौन है। तो ये थोड़ा चैलेंज है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री का, क्योंकि अगर आप कंपेयर करो हॉलीवुड से तो वहाँ पर जो सिंगर्स होते हैं और एक्टर्स होते हैं उनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। वो भी उतने ही बड़े स्टार्स होते हैं जितना कि कोई एक्टर होता है। इनफैक्ट अगर कोई पिक्चर में, वहाँ पे तो गाने ही नहीं होते बेसिकली, पर फिर भी अगर कोई गाना होता है, लिया जाता है, अगर बियॉन्से जैसी सिंगर को कहा जाए कि आप इस फिल्म में गाना गाओ तो उससे वो फिल्म बड़ी हो जाती है। राइट, बियॉन्से नहीं, बियॉन्से इज़ ऑलरेडी अ स्टार, अ नेम। बट हमारे लिए बॉलीवुड में ये सफ़र अभी तय हमने करना शुरू किया है कि सिंगर भी इतना ही बड़ा स्टार होता है। दिलजीत दोसांझ बहुत बड़ी एक मिसाल है, और फिर करण औजला, यू नो, तो उनका गाना किसी फिल्म में आ जाता है तो फिल्म का वो एक चार चांद उसमें वो लग जाता है। तो धीरे धीरे आई थिंक वी आर गेटिंग देयर। मैं बस यही बोलना चाहूँगी जो भी हमारी इंडस्ट्री के करता धरता लोग होते हैं, उनको ये चाहिए कि सिंगर्स को भी फ्रंट फुट पे लाया जाए। चलो ज्योतिका, एक गेम खेलते हैं। ओके, बहुत इजी गेम है। अच्छा ठीक है, मैं आपके गानों की कुछ लाइंस गाऊंगी,
और आपको मेरे को बताना है वो गाना कौन सा है। आप गाओगे तो मैं तो बता ही दूंगी है ना। कितना इजी है ना। तो पर नहीं, इसमें एक ट्विस्ट है। आप पहनोगे हेडसेट्स जिसमें आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। आयो, चलो करे स्टार्ट। हाँ। हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश। हाँ। फर्स्ट। सुरमे दानी वर्गा है मेरा माही। माही कित्थे रह गया। सुरमे दानी सुरमेदानी वर्गा है मेरा माही। ओके। खड़के गिलासी तेरे नाते। फिर से बोलना। खड़के गिलासी तेरे नाते। ये तो समझ नहीं आ रहा। कंधा कच्चिया ने जिन्ने साथ दिते रब ने। खड़के गिलासी तेरे नाते। खड़के गिलासी तेरे नाते। सॉरी। थर्ड। पल्लो लटके रे मारो पल्लो। बिल्लो रानी कहो तो अपनी। ये तो मेरा गाना है भी नहीं। पल्लो लटके। मेनू। पल्लो लटके। हिंदी गाना है। फिर से बोलना। पल्लो लटके। कि कौन सा गाना है मेरा यार। मिन्नू। फिर से। पल्लो लटके। नहीं समझ आ रहा यार। हार गई। क्या था। पल्लो लटके। ओले हद जो हो गई आपका यार। सबसे अच्छा गाना बताओ मेरे को पल्लो लटके बिल्लो रानी लग रहा था। चलो ओके। ओ मेरी लैला। ओ मेरी लैला लैला। क्या इसमें म्यूजिक बंद है। ओ से पता लग गया मुझे। श्योर। आप चीटिंग सुनाई लग नहीं रही दे रहा है क्या बोल मेरे रहे को। चीटिंग लग रही है मेरे को। हो। नहीं सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रहे हो। चलो ठीक है। ओके। 6th वर्ड। 6th सॉन्ग। इश्क ते फनिया। बनिया। इश्क ते फनियार। पनिया भरन के वास्ते। छोटिका। इश्क दे फनियार। इश्क दे फनियार। सो ज्योतिका क्या ये बात सच है कि आप बिग बॉस करने वाले हो। बिग बॉस। सुनने में आ रहा है हम लोग को। हाँ या ना किसे पता। तो आप ही बताओगे हम लोग को। मुझे नहीं पता एक्चुअली। आई मीन आई वुड लव टू डू इट। अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी आए तो आई वुड लव टू डू इट। बट अभी तक तो एज ऑफ नाउ कुछ भी कंफर्म्ड या ऐसा कुछ नहीं है। बट अच्छा है। आपने मेरे दिमाग में अच्छी चीज़ डाली है। बिग बॉस। सो एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके। हाँ अभी रिसेंटली मेरा एक गाना रिलीज़ हुआ है पसंद। और उसके अलावा मैं न्यूजीलैंड गई थी मेरे शोज़ थे तो मैंने वहाँ पर बहुत सारे गाने शूट किए। सो बैक टू बैक वी आर गोइंग टू रिलीज सॉन्ग्स। याद है उस दिन पुलकित और आपका झगड़ा हो गया था। आपको सुनाया था गाना। इनका भाई झगड़ा सॉर्ट आउट हो गया। मतलब वो गाना बहुत रिलेट कर लिया था हम लोगों ना। वो गाने में पावर है। वो हर एक फाइटिंग कपल के लिए जो करते हैं फाइट तो उसको रिलीज कर रिलेट कर सकते। बिल्कुल नेक्स्ट वही रिलीज कर देते हैं। आप हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पे ये बता रही हैं कि आपका गाना रिलीज होने वाला है। यस मेरा नेक्स्ट गाना जो जेटी म्यूजिक पे हम लोग रिलीज करने वाले हैं वो टाइटल बता दूं सॉन्ग का। बिल्कुल आप अब रिलीज करिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंटरव्यू में। ओके सो फर्स्ट टाइम एवर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस सॉन्ग। इट्स कॉल्ड टोला लड़दा भी है ते ना नाम ज्यादा बता रही हूँ। ज्यादा नहीं बता। आपको एक लाइन तो गा के देनी पड़ेगी ना अभी हम लोग। क्या बात कर रहे हो सच में। बिल्कुल। टोला लड़दा भी आते प्यार करदा भी आ। बस इतना सा नहीं गा सकती हूँ। ज़्यादा अगर लीक हो गया तो फिर मेरे कंपनी वाले मेरे सब वो करेंगे मेरे को कि बेटा बहुत भावनाओं में बह गई। बट या आई एम सो हैप्पी कि मतलब रिलेटेबल है तो बहुत सारे कपल्स रिलेट कर पाएंगे। बहुत सारी रील्स बनेंगी आपकी। यस। सबसे पहले तो आप लोग की बना के जाती हूँ एक टॉम जेरी जैसे लड़ना। आज बहुत मज़ा आया मेरे को आपसे बात करके। सो बाकी सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे कभी। आज हम इस सेशन को अब यहीं पे एंड करते हैं। ऑफिशियल वाला सेशन यहीं खत्म होगा। बिल्कुल। हमारा वाला घर पे जाके बात करेंगे। ठीक है। तो उससे पहले आप कुछ जाते जाते बोलना चाहेंगे कोई मैसेज। आज तो मतलब यूजुअली मैं लोगों को बहुत सारी चीज़ें बोलती हूँ कि आप अच्छा म्यूज़िक सुनिए, अपनी इन्वायरमेंट का ध्यान रखिए, माँ बाप से प्यार करिए, अपना ख्याल रखिए। बट आज मैं कुछ स्पेशल बोलना चाहूँगी। वो है आपके लिए। मेरे लिए। यस क्योंकि आप एक जीती जागती मिसाल हो। बीइंग अ वुमन यू आर सपोर्टिंग मी एंड आप
मेरी भाभी भी हो, आप मुझे दुबई में आपने मुझे बुलाया भी, इनफैक्ट मुझे गोल्डन वीज़ा दिलवाने वाली भी आप हो। आपने मेरे लिए जो सपने देखे हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, और एक एक करके ऐसा नहीं है कि वो मैं पूरे अकेले करूँगी, मुझे पता है आप मेरी उंगली पकड़ के मुझे वो सब पूरा करवाओगी। एंड आई थिंक ये बहुत एक बड़ी चीज़ होती है, एक लड़की का दूसरी लड़की या फिर एक औरत का दूसरी औरत की तरफ इस तरह का जो फीलिंग होना और प्राउड फील करना और आगे बढ़ाना। आई थिंक आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा सबको, और मुझे भी सीखने मिलता है कि मेरी लाइफ में भी जो आगे आने वाली सब लेडीज़ होंगी उनके साथ कैसे खड़े होना होता है। सो आई लव यू, वी आर फैमिली, सो ऑब्वियसली इतना तो मैं कर ही सकती हूँ और इतना मेरा बनता है करना। लव यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू हमारी वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा।